नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे क्लास 10th के सोशल साइंस का क्लास करते हैं। और क्लास 10th में अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ रहे हैं, है ना। और पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 3। पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर 3 चल रहा है। और ये जो चैप्टर 3 है इसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के बारे में। यानी लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा होता है राजनीतिक दलों के बीच, उसके बारे में, है ना। राजनीतिक दल इसमें हम लोग देखें क्या है, कौन कौन से राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का क्या काम होता है, राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना होगा, है ना। इन सभी चीज़ को, है ना, हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। इन सभी चीज़ को हम लोग राजनीतिक दल के बारे में इस चैप्टर में जाने हैं। उसके बाद जन संघर्ष, इसमें हम लोग, है ना, विभिन्न प्रकार के जन संघर्ष के बारे में देखें, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपका सूचना का अधिकार आंदोलन, है ना, तारी विरोधी आंदोलन, जितने भी आंदोलन है, छात्र आंदोलन, सभी आंदोलन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, इस चैप्टर में देखे हैं। और ये पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर, है ना, ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर को करेंगे, है ना। और फिर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, है ना, कि यहाँ से आपका जो है दीर्घोत्तरीय में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दीर्घोत्तरीय में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आपका गुड मॉर्निंग सब लोग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, है ना। एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए अपना पढ़ाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है और चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर तीसरा है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और आज हम लोग इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं, कि जो आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग। इसमें आपका बुक का भी क्वेश्चन शामिल है और प्लस में जो है क्वेश्चन बैंक का, है ना, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है। तो बुक में जो अभी आपका क्वेश्चन दिया है या क्वेश्चन बैंक में जो भी आपका क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर जो है क्या किया गया है? शामिल किया गया है, बुक के क्वेश्चन को भी और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी, है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। बताइए क्या स्टार्ट किया जाए। जो नए बच्चे देख रहे हैं आप लोग, अगर क्रैश कोर्स दिशा ऑनलाइन क्लास का क्रैश कोर्स आ चुका है, स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, तो आप सब लोग जो है क्रैश कोर्स के बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 251 में, है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप से किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो 7700879453 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं एक एक करके चीज़ों को। पहला क्वेश्चन जो आपके पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें, है ना। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने पक्ष में उत्तर दे, है ना, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि जन संघर्ष से, जन संघर्ष मतलब जनता जो संघर्ष करता है, जनता जो आंदोलन करता है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपने पक्ष में उत्तर दे, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। बुक का ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि जन संघर्ष से यानी जनता के संघर्ष से, जनता के आंदोलन से भी लोकतंत्र मजबूत होता है,
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या ये बात सही है ना? अगर सही है तो अपने पक्ष में कुछ उत्तर दीजिए, अपने पक्ष में उत्तर दीजिए कि कैसे ये बात सही है ना? कैसे ये बात सही है, ठीक है ना? चले, तो इसको हम लोग समझते हैं कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है ना? अगर सहमत है तो अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। हम लोग जानते हैं कि जन संघर्ष होता है, जनता का संघर्ष होता है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है ना? हम लोग पहले पढ़े थे क्लास में कि जन संघर्ष यानी जनता जब संघर्ष करती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जन संघर्ष से क्या होता है? तो जन संघर्ष से फैसला मतलब जन संघर्ष से क्या होता है? फैसला आम सहमति से लिया जाता है, यानी सभी लोगों के राय विचार से लिया जाता है। अगर जनता के सहमति से फैसला नहीं लिया जाता है तो जनता क्या करता है? उस फैसला के विरोध में, है ना, जन संघर्ष करता है। क्या करता है? जन संघर्ष करता है ना? इसके बाद हम लोग देखे थे कि जन संघर्ष से क्या होता है? जन संघर्ष से जो होता है क्या होता है कि जन संघर्ष जो है ना, सरकार को तानाशाह और मनमानी मनमानी करने से बचाता है। जनता जब संघर्ष करती है तो सरकार तानाशाह तरीका से काम नहीं करता है, अपने मनमानी तरीका से काम नहीं करता है ना? उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जन संघर्ष जो होता है उससे क्या होता है? तो बहुत सारे राजनीतिक संगठन का भी निर्माण होता है। बहुत सारा जो पार्टी बना है तो वह जन संघर्ष से ही बना है, जनता के लिए संघर्ष करके ही बहुत सारा पार्टी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है ना? ये तीनों बात आपको लिख देना है। जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है तो आपको लिखना है हाँ। यहाँ लिख सकते हैं आप कि हाँ, जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है? तो निम्नलिखित तर्क है ना? क्या क्या तर्क है? पहला तर्क कि लोकतंत्र में जो फैसला होता है सभी लोगों के राय से लिया जाता है। अगर कोई फैसला सही नहीं होता है तो जनता उसके खिलाफ क्या करता है? जन संघर्ष करता है और फिर सरकार को वो फैसला बदलना पड़ता है ना? दूसरा हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो जन संघर्ष होता है ये सरकार को, है ना, सरकार को तानाशाह और मनमानी करने से रोकता है। अगर कभी भी सरकार तानाशाही काम करता है, मनमानी करता है तो जनता जन संघर्ष करता है, फिर सरकार को झुकना पड़ता है ना? और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि जन संघर्ष से क्या होता है? राजनीतिक संगठन का भी निर्माण होता है। जन संघर्ष से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल का भी निर्माण होता है ना? अगर तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि लोकतंत्र में फैसला आम सहमति से लिया जाता है। आम सहमति से मतलब सभी लोगों के राय से लिया जाता है। यदि सरकार फैसला लेने में, है ना, जन साधारण यानी आम लोगों के विचार को अनदेखी करता है, अगर सरकार फैसला लेने में आम लोगों के विचार को अनदेखी करता है तो ऐसा फैसला के खिलाफ क्या होता है? जन संघर्ष होता है और सरकार पर दबाव बनाकर, है ना, आम सहमति से फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो सरकार होता है वो जनता के इच्छा अनुसार काम करता है। सरकार क्या करता है? जनता के इच्छा अनुसार काम करता है। अगर कोई भी सरकार जनता के इच्छा अनुसार काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? जन संघर्ष होता है। क्या होता है? जन संघर्ष होता है और फिर जो है उस सरकार को झुकना पड़ता है जनता के सामने, है ना? जनता के सामने उस सरकार को झुकना पड़ता है। ऐसा आप लोग जानते हैं ना? ऐसा आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे कि पहले कोई कानून आ गया, फिर जनता क्या किया? आंदोलन किया, फिर वो कानून वापस हो गया, फिर वो कानून क्या हो गया? वापस हो गया। तो इस तरीका से हम लोग समझ गए कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत हुआ। यहाँ पर जनता की बात को सुना गया यानी लोकतंत्र मजबूत हुआ, ठीक है ना? और जन संघर्ष से क्या होता है? तो कह रहा है कि जन संघर्ष सरकार को तानाशाह होने से एवं मनमाना निर्णय लेने से रोकता है। जन संघर्ष क्या करता है? सरकार को तानाशाह होने से और मनमाना निर्णय लेने से रोकता है ना? क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात है। इन संघर्ष का समाधान जनता व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। बोल रहा है कि जनता अगर कोई चीज को लेकर के संघर्ष करती है तो आपस में एकजुट होना शुरू हो जाती है। कभी कभी इस तरह का संघर्ष का समाधान संसद या न्यायपालिका के द्वारा होता है। कभी कभी जनता क्या करती है? सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है, जिससे सरकार को हमेशा जन संघर्ष का डर रहता है और सरकार तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय से बचती है ना? हम लोग जानते हैं कि जन संघर्ष से जो है क्या जन संघर्ष होता है तो सरकार तानाशाही फैसला नहीं ले सकता है, अपना मन से कोई काम नहीं कर सकता है। अगर सरकार
अपना मन से कोई काम करता है तो जनता एकजुट होकर के उसका क्या करता है, विरोध करता है। कभी कभी तो है ना ये बात संसद में उठाया जाता है विपक्षी पार्टी के द्वारा, कभी कभी को तो न्यायपालिका यानी जो न्यायपालिका है ना, वहां तक ये बात पहुंच जाता है, कोर्ट तक ये बात पहुंच जाता है, सरकार के खिलाफ जो है लोग कोर्ट में केस कर देते हैं। तो इसके डर से जो है सरकार मनमानी फैसला लेने से, तानाशाही करने से बचता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लिए, यहाँ पर भी जनता के बातों को समझने का प्रयास कर रहा है सरकार। उसका तीसरा क्या होता है, जन संघर्ष से राजनीतिक संगठन का विकास होता है। जन संघर्ष से क्या होता है, विभिन्न प्रकार का राजनीतिक संगठन का विकास होता है, बहुत सारा पार्टी बन जाता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्या को सुलझाने में सहायक होते हैं। ये राजनीतिक जो संगठन होता है ये जनता के भागीदारी, मतलब जितना ज़्यादा जनता भागीदार होगा इस पार्टी में उतना ज़्यादा ये जनता के समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा। राजनीतिक संगठन में हो गया राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह, ये सब चीज़ आता है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की अहम भूमिका है ना। लोकतंत्र जन संघर्ष से मजबूत होता है ना। लोकतंत्र जन संघर्ष से मजबूत होता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है ना। कैसे, ये आपको बताना है। जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, कैसे, ये बताना है। तो आप समझ गए, बताइएगा। हम लोग देखें कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। पहला पॉइंट हम लोग देखें इसमें कि जनता के सहमति से फैसला लिया जाता है। अगर जनता के सहमति से फैसला नहीं होता है तो जनता क्या करता है, आंदोलन करता है और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखें कि जन संघर्ष जो है सरकार को तानाशाही व मनमानी होने से रोकता है। अगर सरकार कोई तानाशाही या मनमानी करता है तो जनता एकजुट होकर के उसका विरोध करती है। कभी कभी तो संसद या न्यायालय तक जो है ये बात पहुंच जाता है। तो इसीलिए है ना कोई भी सरकार तानाशाही और मनमानी करने से बचता है ना। उसके बाद हम लोग देखें जन संघर्ष से क्या होता है, तो राजनीतिक संगठन का निर्माण होता है और राजनीतिक संगठन के द्वारा क्या होता है, जनता के समस्या को समाधान किया जाता है ना। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष जो है इससे लोकतंत्र मजबूत ही होता है ना। जन संघर्ष से क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने भाषा में इसको आपको आराम से जो है लिख देना है ना। जितना आप समझे उसमें से जो चीज आपको समझे उस चीज को अपने भाषा में अच्छे से लिख देना है। ठीक है, चले चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। मतलब किस आधार पे आप यह बात कह सकते हैं कि बिहार से जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था 1974 में वह राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया, मतलब पूरा देश के लेवल तक पहुंच गया। इस चीज को आपको क्या करना है, लिखना है ना। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। कह रहा है कि किस आधार पे आप कह सकते हैं, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। मतलब यह आंदोलन तो बिहार से शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन 1974 का, लेकिन ये कहाँ तक पहुंच गया, देश तक पहुंच गया। ये बात आप किस आधार पे कह सकते हैं, ये बात आप किस आधार पे कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग पहले भी देखे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे करके जो है क्या होती है, सरकार बनाती है। लेकिन 1974 में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी है ना और भ्रष्टाचार, इन सभी के कारण जो है बिहार के छात्र लोग आंदोलन कर देते हैं। बिहार का छात्र आंदोलन करके और बिहार सरकार से इस्तीफा का मांग करते हैं, लेकिन बिहार सरकार इस्तीफा नहीं देता है। इसके बाद जाकर के है ना ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व करने के लिए जो है जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया जाता है। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में आते हैं और संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, दिल्ली में संसद मार्च करते हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण दिल्ली में संसद मार्च करते हैं है ना। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा करके इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा करके इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है तो है ना
इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है 1975 में ही, और 18 महीना तक आपातकाल लगा रहता है। इसके बाद 1977 में क्या होता है, चुनाव होता है। इस चुनाव में क्या हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बुरी तरीका से हार होता है, और जो एक नया पार्टी बना था जनता पार्टी, वो जनता पार्टी का भारी बहुमत से विजय प्राप्त होता है, भारी बहुमत से विजय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना, कि जो आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था वह आंदोलन क्या हो गया, उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, समझ गए? बताइए। इसी बात को आपको पूरा लिख देना है, जो बात आपको हम बताए हैं, है ना। ये 4 बात आपको समझ में ये जो बात आपको हम समझाएं 1971 से 1977 तक क्या हुआ, इसी को आपको लिख देना है ना। इसी को आपको लिख देना है, और लास्ट में लिख देना है कि ये जो आंदोलन था बिहार से शुरू हुआ, जो छात्र आंदोलन था, इसका स्वरूप क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया। इसका स्वरूप क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया, है ना। ठीक है, इसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिएगा, बताइए। शेयर वगैरह नहीं किया गया है आज, है ना। जो लड़का है ना शेयर वगैरह नहीं किया है, क्लास स्टार्ट करके नींद में लगता है सो गया। ठीक है, इसीलिए बच्चा कम आया है। चलिए बढ़े। नेक्स्ट आप कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस आधार पे आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। शेयर हुआ? अच्छा, चलो तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि किस आधार पे आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। छात्र आंदोलन जो कि बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन पूरे राष्ट्र स्तर पे ये पहुंच गया। ये कैसे आप कह सकते हैं, इसको आपको लिखना है। तो सारा बात जो आपको हम बताएं उसको आपको लिख देना है ना। कि 1974 में बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, है ना, खाद्यान्न की कमी, भोजन की कमी, कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि मतलब महंगाई, इन सभी के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया। तो 1974 में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन होता है। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार के कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का मांग कर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए, है ना। तो 1974 के छात्र आंदोलन के बारे में हमको लिख देना है कि 1974 में बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, है ना, भूखमरी, है ना, के वजह से बिहार के छात्रों ने क्या किया, है ना, एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व किनको दिया गया, जयप्रकाश नारायण को दिया गया। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। कौन सा नारा दिए, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए, है ना। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है कि जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का ये आंदोलन देश के अन्य भाग में भी फैले। जयप्रकाश नारायण का इच्छा था कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहे, बिहार से बाहर भी फैले। इसीलिए वह दिल्ली में जाकर के 1975 में दिल्ली में जो है आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व करते हैं। दिल्ली में जाकर के संसद मार्च का नेतृत्व करते हैं। इसी बीच क्या हो जाता है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है क्या करता है, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसी बीच क्या हो जाता है कि 1975 में ही इंदिरा गांधी का जो चुनाव जीती थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि इंदिरा गांधी गलत तरीका से चुनाव जीती है। फिर क्या होता है, दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना, और इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं, इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं, है ना, और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का घोषणा कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए आपातकाल लगा देती है। क्या करते हैं, इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है और जयप्रकाश नारायण सहित जितने भी नेता थे सबको जेल में डाल दी। तो हम लोग देखें ये आंदोलन बिहार से कहाँ पहुंच गया, देश के स्तर पर पहुंच गया, है ना। ये आंदोलन तो पहले बिहार में हो रहा था, लेकिन जयप्रकाश नारायण दिल्ली में संसद मार्च करते हैं। उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है ना, एक विशाल प्रदर्शन कर इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी क्या लगा देती है, आपातकाल लगा देती है ना, आपातकाल लगा देती है और लगभग 18 महीना तक आपातकाल रहता है। 18 महीना तक लगभग आपातकाल रहता है और आपातकाल जब खत्म होता है तो 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद क्या होता है, चुनाव होता है।
1977 में विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन किया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार हुई और जनता पार्टी का सरकार बन जाता है। कांग्रेस का हार हो जाता है, जनता पार्टी का सरकार बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बिहार से शुरू हुआ जो छात्र आंदोलन था, इसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। मतलब बिहार से ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन ये जाकर के क्या किया, दिल्ली के सरकार को, है ना, बदल दिया, दिल्ली के सरकार को बदल दिया। तो बिहारी लोग में इतना पावर होता है ना, इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी। समझ गए? बिहार के छात्रों का ये आंदोलन दिल्ली के सरकार को बदल के रख दिया था। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिहार आंदोलन था। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए। किस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? तो इसी बात को आपको लिखना है कि 1974 में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, है ना, भूखमरी इत्यादि के कारण बिहार के छात्रों ने क्या किया, बिहार के छात्रों ने छात्र आंदोलन किया। और छात्र आंदोलन करके जो है, इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए, है ना, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण का इच्छा था कि ये आंदोलन पूरा देश में फैले, इसीलिए वह दिल्ली में संसद मार्च करते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी मतलब दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है एक जनसभा करके इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर देती है। आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है तो चुनाव होता है, और उस चुनाव में कांग्रेस का हार हो जाता है, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार जाती है, और जनता पार्टी का जो है जीत होता है, जनता पार्टी का सरकार बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय हो गया। मतलब शुरू तो हुआ था ये बिहार से, लेकिन ये पूरा राष्ट्र का मुद्दा बन गया, है ना, पूरा राष्ट्र का मुद्दा बन गया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैश कोर्स वाले को रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, फुल कोर्स है, फुल कोर्स में मिलता है वो सब चीज। क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स मिलेगा, समझ गए? पिछले साल का क्रैश कोर्स नहीं मिलता है। और बताइए, संजय सर का आज का क्लास नहीं हुआ, अब नहीं उठ पाए होंगे तो क्लास नहीं हो पाया होगा, है ना, तो आज क्लास नहीं हो पाया होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब कल लेते ही हैं सुबह शाम ना, यही है, सर क्लास नहीं ले पाए होंगे। ऐड जो है ना, बंद करने का ऑप्शन कुछ है नहीं हम लोग के पास, ठीक है, तो इसीलिए ऐड जो है आपका आता है। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत क्लास होता है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, बाद बाकी पूरा तो ऐप पर ही चल रहा है। ऐड बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ। चले, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम लोग बढ़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये पूछता उसका नहीं है, लेकिन बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा कहीं पूछ सकता, तो इसको देखिए। करा निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़े और अपने पक्ष में उत्तर दे। निम्नलिखित कुछ बात दिया गया, उसका पढ़ना है, उसको पक्ष में उत्तर देना है। कभी यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़े, मतलब नीचे दिया गया वाक्य को पढ़े और अपने पक्ष में उत्तर दीजिए, और अपने पक्ष में उत्तर दीजिए कि वो वाक्य सही है या गलत, है ना। तो 4 वाक्य दिया गया है ना, ये बुक का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, 4 वाक्य दिया गया है, और उस वाक्य को पढ़ना है और आपको बताना है वह वाक्य सही है या गलत, है ना। पहला वाक्य है कि क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। अगर हम क्षेत्रीय भावना रखते हैं तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। क्षेत्रीय भावना, खाली अपना क्षेत्र के विकास करने का बात करेंगे तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? होगा नहीं। तो आपको लिखना है कि क्षेत्रीय भावना से देश का एकता और अखंडता खतरा में पड़ जाता है। अगर सिर्फ हम लोग क्षेत्रीय भावना रखेंगे, सिर्फ एक क्षेत्र का बात करेंगे, पूरा देश का बात नहीं करेंगे, तो देश का एकता और अखंडता क्या हो जाएगा, खतरा में पड़ जाएगा। सिर्फ हम लोग बिहार का बात करेंगे, या सिर्फ जम्मू कश्मीर का बात करेंगे, या सिर्फ बंगाल का बात करेंगे, पूरा देश का बात नहीं करेंगे, तब क्या हो जाएगा, जो है लोकतंत्र
लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होता है, इससे देश का एकता और अखंडता खतरा में पड़ जाता है। इससे क्या होता है, देश का एकता और अखंडता खतरा में पड़ जाता है ना। दूसरा वाक्य है कि दबाव समूह जो होता है, स्टूडेंट का हो, चाहे शिक्षक का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे किसान का हो, तो दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है। जैसे छात्र लोगों का समूह है तो वो स्वार्थी है, खाली अपना काम करवा लिया, उसके बाद आंदोलन बंद। या शिक्षक लोग का जो समूह होता है वो स्वार्थी होता है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। दबाव समूह स्वार्थी लोगों का समूह नहीं होता है। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीति को प्रभावित करने का कोशिश करता है। अतः यह कहना गलत है कि दबाव समूह जो है स्वार्थी लोगों का समूह है। यह कहना बिल्कुल ही निराधार है। इसको समाप्त करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो दबाव समूह जो है, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह नहीं होता है। दबाव समूह का काम ही होता है कि सरकार की नीति को प्रभावित करना। सरकार कोई गलत काम कर रहा है तो उस काम को सरकार को करने से रोकना, है ना, उस काम को सरकार को करने से रोकना, इसलिए इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी होता है। जनसंघर्ष जो है लोकतंत्र का विरोधी है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। जनसंघर्ष से क्या होता है, लोकतंत्र का विकास होता है। जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, जनसंघर्ष से लोकतंत्र का विकास होता है, जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है ना। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा लाइन है कि भारत के लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नहीं है, नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। तो भारत के लोकतंत्र में के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं का भूमिका है। हम लोग देखे चिपको आंदोलन में महिला लोग भाग ली थी, तारी विरोधी आंदोलन में महिला लोग भाग ली थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें महिलाओं ने भाग ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में जो आंदोलन हुए हैं उसमें महिलाओं का भी भूमिका रहा है। ठीक है। तो यही 4 बात है। ये 4 बात जो है लिखा हुआ है, उसको आपको सही करके लिखना है। कोई लाइन दे दिया गया, उसके पक्ष में अपना उत्तर देना है कि ये गलत है या सही है ना। गलत कैसे है तो उसको आपको बता देना है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बुक में दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा कुछ सब्जेक्ट का जो 1 शॉट में पढ़ाया गया होगा, वो मिल जाएगा, है ना। चलिए, रिकॉर्डेड कौन सा रिकॉर्डेड, हाँ कुछ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब का तो वो मिल जाएगा क्रैश कोर्स में। कुछ चीज़ रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए क्रैश कोर्स में, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब चीज़ मिलेगा। ठीक है। चलें, चलिए बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। जो राजनीतिक दल होता है इसको हम लोग लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं, है ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल न रहेगा तो वहाँ लोकतंत्र ही नहीं होगा। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दल होगा ही होगा, है ना। तो ये जो लोकतांत्रिक मतलब राजनीतिक दल है, ये लोकतंत्र का एक तरीका से आधार है। इसी पर तो लोकतंत्र बनता है ना। राजनीतिक दल चुनाव में जाता है ना, जनता के बीच अपना नीति और कार्यक्रम रखता है। उसके बाद चुनाव या तो जीतता है तो सरकार बनाता है, चुनाव नहीं जीतता है तो विपक्ष में बैठता है ना। जो चुनाव जीतता है वो सरकार को चलाता है, जो विपक्ष में बैठता है वो क्या करता है, वह सरकार पर नियंत्रण रखता है ना। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार का कोई अगर कार्यक्रम है, कोई योजना है तो उसको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सब के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, लोकतंत्र के प्राण होते हैं, है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण होता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको राजनीतिक दल का काम के बारे में लिखना है कि राजनीतिक दल का क्या क्या काम होता है जो कि लोगों के लिए होता है ना। उस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। बताइए, हम लोग पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, एकदम डिटेल से सारे चीज को क्लास में एक एक करके, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल लोकतंत्र का है ना आधार स्तंभ होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है।
लोकतंत्र जो है राजनीतिक दल पर ही टिका हुआ है। जहाँ जहाँ राजनीतिक दल है वहीं क्या है, लोकतंत्र है ना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपना नीति एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। राजनीतिक दल क्या करता है, अपना नीति और कार्यक्रम बनाता है, अपना योजना बनाता है कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, है ना। और इन्हीं नीति और कार्यक्रम के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। और यही नीति और कार्यक्रम के आधार पर जो है ये क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करता है, अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करता है ना, नीति और कार्यक्रम तैयार करता है। और उसी नीति और कार्यक्रम पर वो क्या करता है, चुनाव लड़ता है ना। उसके बाद आप देखते होंगे कि राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जो राजनीतिक दल को जीत मिल जाता है वो सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष में बैठ जाते हैं। जिसको जीत नहीं मिलता है वो विपक्ष में बैठ जाते हैं, उनको हम लोग विपक्षी दल कहते हैं, है ना। और राजनीतिक दल में जो सरकार का निर्माण करते हैं वो तो सरकार को चलाते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, है ना। राजनीतिक दल का एक और काम होता है, जैसे जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है राजनीतिक दल, जनता और सरकार को जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दल क्या करता है, जनता के समस्या और आवश्यकता को सरकार के सामने रखता है। अगर जनता का कोई ज़रूरत है तो उसको सरकार के पास रखता है, और सरकार का कोई अगर योजना है तो उसको जनता तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है क्या होता है, लोकतंत्र का प्राण होता है। इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या होता है, प्राण होता है। समझ गए, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण होता है कैसे, ये आपको लिखना है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि राजनीतिक दल जो है क्या होते हैं, लोकतंत्र का आधार स्तंभ होते हैं। राजनीतिक दल अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करते हैं, और नीति और कार्यक्रम के आधार पर जनता के बीच जाते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं। उसके बाद चुनाव में या तो जीत होता है या तो हार होता है। जिसका जीत होता है वो सरकार का निर्माण करते हैं, जिसका जीत नहीं होता है वह विपक्ष की भूमिका को निभाते हैं, वह सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, है ना। और राजनीतिक दल जनता और सरकार को जोड़ने का काम करते हैं, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार का जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इस तरीका, इसीलिए हम लोग राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, बताइए। नेक्स्ट हम लोग बढ़े। क्रैश कोर्स में क्वेश्चन आंसर होगा क्या, हाँ हाँ वहाँ पे तो होना ही है ना, क्वेश्चन आंसर ही तो पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर तो वहाँ पर करवाना ही पड़ेगा ना परीक्षा के लिए। वो आपका होगा, वहाँ पे सब कुछ फिर से पढ़ाई होगा एक तरीका से आपका, है ना, जो एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपका है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। राजनीतिक दल जो होता है वह क्या करता है, राष्ट्रीय विकास में मतलब देश के विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है देश के विकास में, राष्ट्रीय विकास मतलब देश के विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देश के विकास में राजनीतिक दल का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा राजनीतिक दल होता है वैसा ही, जितना अच्छा राजनीतिक दल का सोच होता है, विचार होता है, उतना ही अच्छा किसी देश का क्या होता है, विकास होता है ना। राजनीतिक दल जनता को जागरूक करने का काम करता है, समाज में एकता रखने का काम करता है, और राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है ना। और इससे क्या होता है, इसी से जो है देश का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको लिखना है, समझना है कि किसी भी देश के विकास के लिए राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जिस देश का राजनीतिक दल का सोच जितना अच्छा होता है वह देश का उतना अच्छा क्या होता है, विकास होता है ना। राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक होना जरूरी है, जनता को जागरूक होना जरूरी है ना। जनता को समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। समाज एवं राज्य में एकता होना जरूरी है, हिंदू मुस्लिम है ना, सभी जाति धर्म के लोग को एक होना जरूरी है। और राजनीतिक स्थायित्व जो है ये भी होना जरूरी है, राजनीतिक स्थायित्व को होना भी जरूरी है।
है ना। इन सभी कामों को राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका होती है। ये सब काम कौन करता है? राजनीतिक दल ही करता है। तो किसी भी देश के विकास के लिए राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। जनता को जागरूक करना, जनता को बताना क्या सही है क्या गलत है, ये राजनीतिक दल ही करता है। समाज में एकता रखना, समाज में जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सबको एक रखना, जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे ऊंची जाति के लोग हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबके बीच एकता बना करके रखना, ये भी राजनीतिक दल का काम होता है। राजनीतिक स्थायित्व का होना, मतलब सरकार चुना जाए तो 5 साल तक चले, है ना, ये भी काम राजनीतिक दल का होता है। और यही सब काम होने से देश का क्या होता है? विकास होता है। और ये सब काम कौन करता है? राजनीतिक दल ही करता है। राजनीतिक दल नागरिक को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करती है। राजनीतिक दल का क्या काम होता है? जनता को अपने अधिकार के प्रति जगाना, जनता को बताना कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है ना। राजनीतिक दल राज्य एवं समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। राजनीतिक दल समाज में एकता बनाए रखने का कोशिश करता है। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के नीति एवं कार्यक्रम राजनीतिक दल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। देश के विकास के लिए सरकार क्या करता है? अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करता है, बहुत सारा योजना लेकर के आता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। तो राजनीतिक दल का देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैसे आपको बताना है? तो हमको यही लिखना है कि राजनीतिक दल का देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। राजनीतिक दल जो होता है, जिस देश का राजनीतिक दल जितना अच्छा सोचता है, उस देश का उतना अच्छा क्या होता है? विकास होता है ना। देश का विकास होने के लिए जनता को जागरूक होना जरूरी है ना। देश में एकता होना जरूरी है, राजनीतिक स्थायित्व होना जरूरी है। और ये सभी काम कौन करता है? राजनीतिक दल ही करता है। राजनीतिक दल देश की जनता को जागरूक भी करता है ना। देश में एकता को बनाए रखने का कोशिश करता है, राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने का कोशिश करता है ना। राजनीतिक दल अपना नीति और कार्यक्रम बनाता है, और उस नीति और कार्यक्रम जनता राजनीतिक दल का अगर नीति और कार्यक्रम अच्छा होता है तो उससे क्या होता है? देश का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बता दीजिएगा, बताइए। क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा आप लोग। पढ़ाए हैं क्लास में भी तो आपको पढ़ाए हैं ना अच्छे से, तो और भी डिटेल से आपको हम क्लास में पढ़ाए हैं, और भी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि मतलब जो एकदम मेन बात ही लिखा जाए, फालतू चीज़ नहीं लिखें, ताकि आपको जो है मतलब कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। वैसे आपको डिटेल से हम क्लास में भी पढ़ाए हैं चीज़ों को, तो वहाँ से भी और भी चीज़ आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका काम है, राजनीतिक दल का प्रमुख काम बताइए। राजनीतिक दल का क्या क्या काम होता है ये बताइए। राजनीतिक दल क्या क्या करता है, राजनीतिक दल का क्या क्या काम होता है ये बताइए। तो राजनीतिक दल का बहुत काम होता है, जैसे नीति एवं कार्यक्रम को तैयार करना, लोक मत का निर्माण करना, चुनाव में भाग लेना, है ना, चुनाव में भाग लेना, फिर जो है क्या करना, तो सरकार का गठन करना। इस तरीका से इसका कई जो है काम होता है। कुछ दल संबंधी काम भी होता है ना। कुछ देश के विकास के लिए आपदा वगैरह के समय भी ये लोग काम करते हैं। तो उन सभी काम को आपको लिखना है। कोई भी राजनीतिक दल है उसका क्या क्या काम होता है उसको लिखना है। तो हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल का क्या क्या काम होता है। पहला कह रहा है नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना। राजनीतिक दल का पहला कार्यक्रम काम क्या होता है? तो नीति एवं कार्यक्रम को तैयार करना, है ना, नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना। तो हम लोग को पता है कि राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति एवं कार्यक्रम तैयार करता है। अभी चुनाव का समय है, आप सब लोग देख रहे होंगे कि हर राजनीतिक दल अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करेगा। हर राजनीतिक दल क्या करेगा? अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करेगा। मतलब अपना नीति कि हम क्या क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में, ये जनता को बताएगा। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता को बताएगा कि हम अगले साल में 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं, है ना। जैसे कि अभी बीजेपी आएगा, आपको देखिएगा बीजेपी बताएगा, चुनाव प्रचार में आएगा तो हम क्या क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में, है ना। उसके बाद जदयू नीतीश कुमार जी आएंगे तो वो भी बताएंगे, है ना। तेजस्वी यादव तो वो बताएंगे कि क्या क्या हम करने वाले हैं अगले 5 साल में, है ना। अगले 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं, ये हुआ उसका नीति और कार्यक्रम। ये क्या हो गया? उसका नीति और कार्यक्रम, है ना। ठीक है ना। जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि अभी सुन रहे होंगे आप लोग कि हर घर में, हर परिवार में एक लोगों को सरकारी नौकरी देना है। तो ये क्या हो गया? नीति और कार्यक्रम हो गया, है ना। अभी एक और घोषणा हुआ है कि कोई जीविका दीदी है तो उसको जो है क्या किया जाएगा? सरकारी नौकरी दिया जाएगा,
है ना, उसको परमानेंट सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो इस तरीके का ये सब क्या हो गया, नीति और कार्यक्रम हो गया। अभी बहुत सारा नीति और कार्यक्रम आएगा जनता का, सरकार नेता सबका, अलग अलग पार्टी का। तो वही कह रहा है कि नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपना नीति और कार्यक्रम बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, लोकमत का निर्माण करना। लोकमत का निर्माण करना मतलब वोट का निर्माण करना। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होता है। लोकतंत्र में जनता अगर चाहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, सत्ता मिलेगा, है ना, तभी आप सरकार बना पाएंगे। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोक मत प्राप्त होता है। आप कैसे शासन करने वाले हैं, इस पर जो है जनता का वोट मिलता है। और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल क्या करता है, अपने लिए वोट का निर्माण करता है ना। राजनीतिक दल क्या करता है, अपने लिए वोट का निर्माण करता है ना, क्योंकि सरकार बनाने के लिए वोट का जो है जो बहुत जरूरी होता है। तो राजनीतिक दल अपना नीति और कार्यक्रम के आधार पर लोकमत का निर्माण करता है। इसके लिए क्या करता है, सभा करता है ना, रैली करता है, टीवी का सहारा लेता है, रेडियो का सहारा लेता है, और ये सब कुछ करके जो है वोट का निर्माण करता है राजनीतिक दल। ठीक है। उसके बाद आपका है राजनीतिक प्रशिक्षण, मतलब जनता को राजनीतिक ट्रेनिंग भी देता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल मतदाता को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी देगा। राजनीतिक दल खास करके चुनाव के समय अपने समर्थक को राजनीतिक काम, जैसे कि मतदान कैसे करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, सरकार की नीति का आलोचना कैसे करना है या समर्थन कैसे करना है, ये सब बताते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करता है, अपने नेता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देता है। जैसे जनता को बताया जाएगा कि आपको वोट कैसे करना है। जैसे अभी बहुत सारा पार्टी आएगा, ईवीएम मशीन लेकर के आएगा हाथ में और बताएगा, देखिए जब आप जाइएगा वोट गिराने तो हमारा नाम 1 नंबर पर ही रहेगा, 1 नंबर बटन, 1 नंबर पर जो है ना, फलाना छाप पर बटन दबा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इस तरीका से जनता को ट्रेंड करेगा कि वोट कैसे देना है ना। चुनाव लड़ना, अगर कोई चुनाव लड़ने वाला होगा तो उसको चुनाव लड़वाया होगा, राजनीतिक दल बताया होगा कैसे आपको चुनाव लड़ना है। सरकार की नीति का आलोचना करना है, सरकार का बुराई कैसे करना है ये बताएगा। सरकार कौन कौन अच्छा काम नहीं किया है जनता को बताने के लिए ये सिखाया जाता है, ये सिखाता है ना, राजनीतिक दल ये बताता है लोगों को। उसके बाद कोई अगर सरकार में पहले से है तो सरकार का समर्थन कैसे करेगा, सरकार के लिए सरकार कौन कौन काम किया है ये बताएगा। तो ये सब राजनीतिक दल का काम होता है। उसके बाद होता है दलीय काम। राजनीतिक दल का कुछ अपना दल का भी काम होता है, जैसे अधिक से अधिक मतदाता को अपने दल का सदस्य बनाना, अधिक से अधिक लोगों को अपने पार्टी में जोड़ना, अपने नीति एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, अपना नीति एवं कार्यक्रम को जनता के बीच लेकर के जाना, दल के लिए चंदा इकट्ठा करना, पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो राजनीतिक दल का कुछ पार्टी का भी काम होता है, जैसे पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, है ना, पार्टी की नीति एवं कार्यक्रम का जनता के बीच क्या करना, प्रचार करना, है ना, चंदा इकट्ठा करना, पार्टी के लिए चंदा को इकट्ठा करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि चुनाव का संचालन। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जरूरी है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव जरूरी है। हम लोग को पता है कि चुनाव लोकतंत्र में होना जरूरी है, तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाते हैं और कई तरीका से उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल का एक काम जो है ये भी होता है चुनाव का संचालन करना। हम लोग को पता है कि लोकतंत्र में चुनाव का होना जरूरी है, तो हर राजनीतिक दल अपना क्या करेगा, हर राजनीतिक दल जो है अपना क्या करेगा, चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करता है और उसको जिताने का पूरा प्रयास करता है कि हमारा कैंडिडेट जीते, हमारा पार्टी जीते। इसके लिए भी राजनीतिक दल पूरा कोशिश करता है ना। उसके बाद हो गया शासन का संचालन करना। जब चुनाव जीत जाता है, राजनीतिक दल में चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को है ना ज्यादा बहुमत आता है वो सरकार का निर्माण करता है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष की भूमिका को निभाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का काम करना। राजनीतिक दल क्या करता है, सरकार और जनता के जोड़ने का काम भी करता है। सरकार का कोई भी योजना है तो जनता तक पहुंचाता है, जनता का कोई भी समस्या है तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है ना। कुछ गैर राजनीतिक काम, जैसे आपके यहाँ आपदा आ गया किसी प्रकार का, जैसे बाढ़ आ गया है ना, या फिर सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इस समय जनता को राहत पहुंचाने का काम भी राजनीतिक दल के लोग करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है राजनीतिक दल का काम हो गया। राजनीतिक दल का ये सब काम हो गया। नीति और कार्यक्रम तैयार करना, है ना, अपने लिए लोकमत यानी वोट का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक प्रशिक्षण, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। दलीय काम, कुछ अपना दलीय काम होता है। चुनाव का संचालन,
है ना, शासन का संचालन, सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का काम करना और कुछ गैर राजनीतिक काम करना, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, खाली पॉइंट याद कर लेना। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये पॉइंट, बस ये पॉइंट याद कर लीजिए, जो 8-9 पॉइंट है उसको याद कर लीजिए, और बाद बाकी इसके बारे में खुद से लिखना है। जैसे आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि नीति एवं कार्यक्रम करना, तैयार करना, ये पहला काम हो गया राजनीतिक दल का। लोकमत का निर्माण करना, लोकमत का निर्माण करना, चुनाव का संचालन करना, चुनाव का संचालन करना, कुछ दलीय काम करना, कुछ दल के लिए कुछ काम करना, है ना, है ना। उसके बाद शासन का संचालन करना, सरकार का संचालन करना, सरकार का संचालन करना, जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना, और कुछ गैर दलीय काम करना। तो इसका क्या क्या काम है, इसका खाली मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में खुद से आप लिख देंगे। जैसे नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना, ये खाली याद रखना है, इसके बारे में खुद से लिखना है कि राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो मेन खाली इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको बताए हैं, खाली क्या याद रखना है, खाली ये याद रखना है इसका पॉइंट, और उसके बारे में खुद से लिखना है। तो ये तो आपको हम क्लास में ही बता चुके हैं ना। समझ गए ना। तो बस पॉइंट याद कर लीजिएगा, खुद से लिखना है आंसर। चले आगे, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। है ना, पांच पांच काम याद कर लेंगे, उसके बारे में लिख देंगे डिटेल, है ना। बस हो गया, दो दो लाइन, दो दो लाइन लिख देंगे। समझ चुके हैं, इतना बात समझ रहे हैं। अभी चुनाव भी हो रहा है तो उससे भी समझ रहे हैं। इधर थ्योरी हो रहा है, उधर प्रैक्टिकल चालू होगा आप लोग का, है ना। इधर जो ये चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, इसका अभी चुनाव होगा तो इसमें आप लोग प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं ना, सामने में चुनाव शुरू हो गया है ना। अभी आप लोग का चुनाव चलेगा, 10-15 दिन के बाद जो है वोटिंग होगा, सब कुछ होगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ हो रहा है क्या। चले नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मान्यता कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है तो उसको मान्यता कौन देता है, कौन इसको मान्यता देता है कि आप राष्ट्रीय दल है या आप राज्य स्तरीय दल है। तो हम लोग को पता है कि इसका मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। कौन मान्यता देता है, चुनाव आयोग एक संस्था है ना, जो कि मान्यता देता है कि कौन सा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सा पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। और इसका मापदंड क्या है, इसका मापदंड क्या है, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बन सकता है या कोई पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी कैसे बन सकता है, ये बताइए। तो ये आपको भी हम बताए थे कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों को, है ना, मान्यता कौन देता है। तो लिखना है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक संस्था है जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो ये चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि कौन सा पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है और कौन सा पार्टी जो है क्या है, तो राज्य स्तरीय दल है। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए मापदंड क्या है। कोई पार्टी को अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है तो इसके लिए मापदंड क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए मापदंड क्या है ना। कोई पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो इसके लिए क्या नियम है। हम लोग को पता है कि अभी वर्तमान में 6 जो है राष्ट्रीय दल है, और राष्ट्रीय दल बनने के लिए नियम क्या है। पहला नियम है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों द्वारा डाले गए कुल वोट का 6% वोट प्राप्त करना है ना। 4 राज्य में 6% वोट लाना है। साथ ही साथ किसी राज्य या राज्य के लोकसभा में कम से कम 4 गो सीट भी होना चाहिए। लोकसभा का कम से कम 4 सीट भी होना चाहिए। हम लोग समझ गए। 4 गो राज्य में कितना वोट लाना है, 4 राज्य में 6% वोट लाना है, साथ ही साथ 4 सीट लाना है। 4 राज्य होगा, 4 राज्य मिला, चारों राज्य में आपको कम से कम 4 गो राज्य में कितना वोट लाना है, 6% वोट लाना है, और कितना सीट लाना है, तो 4 सीट लाना है। इसके साथ साथ 4 सीट लाना है, तब आपको मिलेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा। एक तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है, लोकसभा में कम से कम 2% सीट यानी 11 सीट होना आवश्यक है, जो कि कम से कम जो है 3 राज्य से होना चाहिए। अब 3 राज्य में, है ना, अगर आपको 11 सीट मिल जाता है, 3 राज्य में कम से कम 3 राज्य में 11 सीट यानी 2% सीट मिल जाता है, तब भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा,
है ना, 3 राज्य में, 3 राज्य मिला करके 3 राज्य में, है ना, अगर आपको कुछ सीट बिहार में, कुछ झारखंड में, कुछ और राज्य में, तो इस तरीका से अगर टोटल 11 सीट मिल जाता है लोकसभा में, तब भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाएगा। समझ गए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त करने का नियम क्या है? तो पहला नियम है कि 4 राज्य में 6% वोट और 4 सीट होगा तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? 3 राज्य में 2% सीट यानी 11 सीट मिल जाएगा, तब भी जो है ना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, हाँ दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने का मापदंड क्या है? राज्य स्तरीय राजनीतिक दल आपको बनना है तो इसके लिए क्या नियम है? तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वोट का 6% प्राप्त करने के साथ साथ कम से कम 3% सीट यानी 3 सीट होना जरूरी है। राज्य स्तरीय दल के लिए आपको, अगर बिहार में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको 6% वोट चाहिए और इसके साथ साथ जो है 3% सीट या 3 सीट, 3% सीट या 3 सीट, 3 सीट चाहिए, तब आपको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाएगा। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मान्यता के लिए क्या चाहिए? किसी राज्य में आपको 6% सीट चाहिए और 6% वोट चाहिए, इसके साथ साथ 3% सीट या 3 सीट चाहिए, या 3 सीट चाहिए, तब जाके राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मान्यता मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया? बताइए, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, तो ये आपको समझ में आ गया। राष्ट्रीय दल में क्या नियम होगा और राज्य स्तरीय दल में क्या नियम होगा, समझ में आ गया? बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विभिन्न जन आंदोलन में, बहुत सारा जन आंदोलन हुआ, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है ये बताइए। बहुत सारा जन आंदोलन में महिलाओं का क्या भूमिका रहा है ये बताइए। कुछ जन आंदोलन में महिलाओं का क्या भूमिका रहा है ये बताइए, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कई जन आंदोलन हुआ है जिसमें महिला भाग ली है, जिसमें एक था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो था, इसमें जो है महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चिपको आंदोलन में हम लोग को पता है कि जो है पुरुष लोग को, जो ठेकेदार होते थे वो शराब दे देते थे, जिससे पुरुष लोग जो है पी करके उलट जाते थे। तो महिला लोग जो है इसके खिलाफ भी यहाँ पर आवाज उठाई थी, है ना, चिपको आंदोलन में। एक है तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा ही शुरू किया गया था। महिला लोग तारी विरोधी आंदोलन में शराब के बिक्री को बंद करने का मांग कर रही थी, क्योंकि शराब पीने के कारण जो उनके पति थे उनका शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो रहा था, साथ ही साथ उनके घर का आर्थिक स्थिति भी खराब हो रहा था। इसीलिए महिला लोग तारी विरोधी आंदोलन में तारी के बिक्री को बंद करने का मांग कर रही थी, है ना। तो इसी आपको लिखना है कि किस किस आंदोलन में महिला का क्या भूमिका है, ये आपको लिखना है। तो हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, है ना। पहला आंदोलन एक हो गया कि विभिन्न जन आंदोलन में महिलाओं का निम्नलिखित भूमिका है। यहाँ पे हम आपको इस तरीका से आंसर लिख रहे हैं, जिस तरीका से एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमको फुल स्टॉप कहाँ देना है, कोमा कहाँ देना है, कैसे आंसर लिखे कि एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगे, है ना। तो उस तरीका से आपका ये आंसर लिखा हुआ रहता है। कह रहा है कि विभिन्न जन आंदोलन में महिलाओं की निम्नलिखित भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देते हैं हम लोग ऐसे तो अच्छा लगता है ना। उसके बाद पहला चिपको आंदोलन, पहला कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन में महिला का क्या भूमिका है ये आपको हम बता रहे हैं। तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन पेड़ काटने का विरोध को लेकर के चलाया गया था। इसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ठेकेदार लोग पुरुष को क्या करते थे, शराब आपूर्ति कर देते थे। इसीलिए महिला इस आंदोलन में शराबखोरी के लत के विरुद्ध ही आवाज उठा रही थी। शराबखोरी के विरुद्ध भी इसमें महिलाओं ने आवाज उठाया था। तो हम लोग देख लिए चिपको आंदोलन में महिलाओं का क्या भूमिका है। तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने के विरोध को लेकर के हो रहा था। इसमें महिला लोग अहम भूमिका निभा रही थी, लेकिन पुरुष लोगों को शराब मिल जाता था, तो इसीलिए महिला लोग इसमें शराबखोरी के विरुद्ध भी जो है आवाज उठाई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन में। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा तारी विरोधी आंदोलन। दूसरा क्या हो गया?
तारी विरोधी आंदोलन, कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये तो महिलाओं के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस आंदोलन में महिलाएं तारी की बिक्री को बंद करने के लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि शराब पीने के कारण पुरुष का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। शराब पीने के कारण जो उनके पति थे वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, शरीर से भी और दिमाग से भी, दोनों जगह से कमजोर हो रहा था। इसके साथ साथ घर गृहस्थी के काम में सहयोग नहीं करते थे, घर उर का कोई काम में सहयोग नहीं करते थे। शराब पीने के कारण घर का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था। इसीलिए महिलाओं ने तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया था। तो ये दो आंदोलन है जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका है ना। दो आंदोलन है जिसमें महिलाओं का क्या अहम भूमिका है। एक तो हो गया आपका चिपको आंदोलन और एक हो गया तारी विरोधी आंदोलन। एक हो गया चिपको आंदोलन, एक क्या हो गया तारी विरोधी आंदोलन। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से लिख देना है, दोनों के बारे में आपको बेहतर तरीका से लिख देना है ना। बताइए, हो जाएगा, है ना। चिपको आंदोलन और तारी विरोधी आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन को हमको क्या करना, पढ़ना है, समझना है, फिर उस अनुसार आंसर देना है। बेस्ट आंसर देना है, ऐसा आंसर देना है कि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए, है ना। हमको पूरा में पूरा नंबर दे, अच्छा नंबर दे, उसको पढ़ने में सुविधा हो, है ना। इस तरीका से आपको अपना आंसर लिखने का कोशिश करना है, तभी तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा ना, ठीक है। तो जन आंदोलन में महिलाओं का क्या भूमिका था, इसको हम लोग लिखेंगे कि जन आंदोलन में महिलाओं का निम्नलिखित भूमिका था। पहला, चिपको आंदोलन में क्या भूमिका था वो लिख दिए। फिर दूसरा, तारी विरोधी आंदोलन में क्या भूमिका था वो लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीका से आपको लिखने का कोशिश करना है, समझ गए। और ये लिखने का जो तरीका है, इसी पर लिखता तो सब बच्चा है, आंसर तो सब लोग लिखेगा ना, लेकिन जो लिखने का तरीका है इस पर भी नंबर मिलता है। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, टू डी पॉइंट होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आंसर में लिखना है ना। और एकदम इजी वे में लिखना है कि ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को मतलब पढ़ने में सुविधा हो, है ना, पढ़ने में सुविधा हो, आराम से चेक करते हुए निकल जाए, है ना, ठीक है। काट कुट नहीं करना है, सुंदर लिखना है ना। कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ कोमा देना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस से। आप लोग प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक, तब ये सब चीज़ होगा, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए अब आप लोग को, है ना। प्रैक्टिस करना क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। प्रैक्टिस शुरू करिए आंसर लिखने का, जो क्वेश्चन बैंक है उसका आंसर लिखने का। इससे आपको जो है मज़ा आएगा, ठीक है। एग्जाम में पहले से प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो जो भी गलती होना होगा क्या हो जाएगा, यहीं पर गलती हो जाएगा, एग्जाम में आपको कोई गलती नहीं होगा, है ना। जो लोग सीधा एग्जाम में उत्तर लिखेंगे, अभी खाली पढ़ रहे एग्जाम में उत्तर लिखेंगे, तो उनका क्या होता है, वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर अभी से आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा, जो भी गलती होने वाला वो सब गलती पहले ही हो जाएगा, बाद में कोई गलती नहीं बचेगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने का 3 उपाय को बताइए। राजनीतिक दल का प्रभावशाली बनाने का 3 उपाय, राजनीतिक दल को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, इसका 3 उपाय बताइए। राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाना है तो इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। पहला बात है कि दल बदल कानून लागू होना चाहिए। हम लोग को पता है कि राजनीतिक दल को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नेता लोग को। तो ये प्रभावशाली बने इसके लिए क्या करना होगा, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। राजनीतिक दल में विधायक और सांसद क्या होते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लागू होना चाहिए, तब तो लोगों को विश्वास होगा राजनीतिक दल पर। तो पहला होना चाहिए दल बदल कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, केस चल रहा हो, आपराधिक मामला चल रहा हो, है ना, कोई अगर अपराधी है तो उसको जो है वो उसको सही जानकारी चुनाव आयोग को देना चाहिए और उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए, है ना। सही लोग चुनाव लड़े, गलत लोग को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों के भीतर क्या होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दल का एक अपना संविधान होगा, उस संविधान का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दल में जितने भी लोग होते हैं, है ना, सबको जो है सबके बात को सुना जाना चाहिए, सबको जो है मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप
कि राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिलना चाहिए, युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को कि राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने का ये सब उपाय है, जिसमें क्या है कि दल बदल कानून लागू होना चाहिए, दल बदल कानून लागू होना चाहिए, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए कि कोई अपराधी चुनाव न लड़े, है ना। उसके बाद राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, राजनीतिक दल में जितने भी लोग हैं उनके बातों को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विपक्षी दल के कोई 3 काम का वर्णन करे। जो विपक्षी पार्टी होता है उसका कुछ काम का वर्णन करे। हम लोग को पता है कि 2 तरह के पार्टी होते हैं, एक क्या होते हैं, एक तो होते हैं सत्ताधारी पार्टी, एक होते हैं विपक्षी दल। जो लोग बहुमत प्राप्त नहीं करते हैं उनको विपक्षी दल कहा जाता है ना। जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता उनको क्या कहा जाता है, विपक्षी दल कहा जाता है। और विपक्षी दल का कई काम होता है, जिसमें से 3 काम लिखना है हम लोग को। पहला काम क्या होता है विपक्षी दल का, जैसे बिहार है, अभी बिहार में आरजेडी क्या है, विपक्षी दल है, अभी आरजेडी विपक्ष में है ना। तो आरजेडी क्या हो गया, विपक्षी दल हो गया। और बीजेपी क्या हो गया, सत्ताधारी दल हो गया, मतलब सत्ता में है, सरकार में है बीजेपी और जदयू। आरजेडी और कांग्रेस क्या है, विपक्षी दल है। तो विपक्षी दल का क्या क्या काम होता है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जो सरकार में नहीं आता है, तो उसका क्या क्या काम होता है। तो विपक्षी दल का काम है सरकार का आलोचना करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, सरकार का आलोचना करना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, सरकार से प्रश्न पूछ करके सरकार पर नियंत्रण रखना। तो विपक्षी दल का पहला काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार का आलोचना करके मतलब बुराई करके, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके, सरकार से सदन में प्रश्न पूछ करके जो है क्या करना, विपक्षी दल पर, ये सत्ताधारी दल पर नियंत्रण रखना, है ना। दूसरा काम होता है कानून और बजट के निर्माण में। जब देश कोई भी कानून बनता है या बजट बनता है तो उसमें विपक्ष का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कोई भी कानून या बजट बनता है तो उसमें विपक्ष का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तीसरा हो गया सरकार के सामने जनता की आवाज़ को उठाना, विपक्षी दल का भी काम होता है। सरकार का अगर कोई समस्या है तो जनता का अगर कोई समस्या है तो उसको सरकार के सामने रखना, ये भी विपक्षी दल का काम होता है ना। तो विपक्षी दल का क्या क्या काम होता है ये आपको ध्यान रखना है कि विपक्षी दल का काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना, है ना। कानून और बजट के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या जरूरी है, राजनीतिक दल क्यों जरूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है, ये बताइए, है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसको भी हम लोग पढ़े हैं, क्लास में पढ़े हैं ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है ना। तो पहले हम लोग तो देख ही चुके हैं, तो उसी को हमको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है ना, वो क्या करता है कि जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का, है ना, काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना समस्या खुद सरकार तक नहीं पहुंचा सकता है, कोई एक आदमी अपना समस्या खुद सरकार तक नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल उस समस्या को उठाता है तो वो बात सरकार तक पहुंच जाता है ना। तो राजनीतिक दल यही काम करता है कि जनता की समस्या जो भी है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद एक और हो गया कि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, और निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, है ना, तो वह सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये आपको लिखना है, जिससे देश की एकता और अखंडता को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए राजनीतिक दल जो होता है वो समाज के सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक साथ लेकर के चलने का काम करता है, तो इसीलिए भी राजनीतिक दल का होना जरूरी है। ठीक है, तो राजनीतिक दल का होना क्यों जरूरी है ये आपको लिखना है। 2 स्टेप में लिखेंगे आंसर। पहला स्टेप में लिखेंगे राजनीतिक दल का जो काम है उसके बारे में। तो कह रहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जनता का जो विभिन्न समस्या है, जनता का जो समस्या है, इसके समाधान में राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का अब
जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता की समस्या को सरकार तक कौन पहुंचाता है? राजनीतिक दल ही, है ना। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर हजारों लोग अपना विचार रखते हैं। मतलब कोई भी समस्या है उस पर कोई व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, जनता अपना विचार रख सकता है, लेकिन उस विचार का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक कि उस विचार को किसी दल के विचार से न जोड़ा जाए, लेकिन वह विचार सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा। राजनीतिक दल देश के लोगों के भावना एवं विचार को जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दल क्या करता है? देश के लोगों का भावना है, विचार है, उसको जोड़ने का काम करता है और उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे कि राजनीतिक दल का पहला जो चीज हो गया वो क्या हो गया? जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना। कोई व्यक्ति अपना समस्या सरकार तक नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जनता चाहे, जनता मतलब कोई राजनीतिक दल चाहे तो उसके समस्या को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो ये राजनीतिक दल का काम होता है, इसलिए राजनीतिक दल जरूरी है ना। चले आगे हम लोग। नेक्स्ट जो दूसरा आपका है कि यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो क्या होगा? तो कह रहा है कि यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, और निर्दलीय उम्मीदवार अपने नीति राष्ट्र हित में न बना करके उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। अस्थिर स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता का खतरा हो जाता है। अगर सभी निर्दलीय उम्मीदवार ही होंगे तो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा, जिससे देश का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। राजनीतिक दल को नीति एवं कार्यक्रम समग्र एवं व्यापक होता है। राजनीतिक दल का जो नीति एवं कार्यक्रम होता है ये सबके लिए होता है ना, न किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी क्षेत्र के लिए स्पेशल नहीं होता है। राजनीतिक दल का जो लोग होते हैं वो सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी क्षेत्र के और सभी लिंग के होते हैं। इसके चलते राजनीतिक दल सभी लोगों के समस्या को एक साथ समेट करके और सरकार के सामने रखता है और उनके समाधान का कोशिश करता है। तो इसलिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है ना। राजनीतिक दल का होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर सभी राजनीतिक दल नहीं होगा तो सब लोग निर्दलीय होंगे, और निर्दलीय होंगे, है ना, निर्दलीय होंगे तो फिर देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचेगा। सब लोग निर्दलीय ही हो जाएंगे तो, है ना। तो राजनीतिक दल क्या करता है? समाज के सभी लोगों को लेकर के चलता है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी लिंग के हो, सबको लेकर के चलने का काम करता है। तो इसलिए भी राजनीतिक दल का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा आपका 11 क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देख लिए 11 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, है ना। 11 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देख लिए और समझ लिए। तो यहाँ तक आप लोग बताएंगे कि 11 में से आप लोग का कितना समझ में आ गया। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना लेंगे। और चैप्टर में तो हम लोग बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाए हैं, सारा टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपके नोट्स से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है ना। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि आपको जो हम लोग देखें कि क्या हो रहा है कि जो आपका जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। अभी आपका 3 माही परीक्षा हुआ या 6 माही परीक्षा हुआ, तो देखिए आप लोग किस तरीका से आपका, है ना, क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बन रहा था, सारा क्वेश्चन पहले से आप लोग पढ़े हुए थे। तो उसी तरीका से जो फाइनल एग्जाम भी होगा, तो अगर पूरा सिलेबस आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो फिर क्या होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका देखा हुआ रहेगा पहले से, खाली आपको बनाना रहेगा, प्रैक्टिस वैक्टिस सब किया हुआ रहेगा, खाली आपको एग्जाम में उसको बनाना रहेगा, है ना। तो इस तरीका से, ठीक है। तो हम लोग आज तीसरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिए। अब क्या करेंगे, चौथा और 5वां चैप्टर भी कंप्लीट ही कर देते हैं। 2-2 दिन का चैप्टर है, एक दिन मतलब 4 दिन में पॉलिटिकल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लास में, है ना। चौथा चैप्टर में 2 दिन और 5वां चैप्टर में 2 दिन लगेगा। एक दिन पढ़ाएंगे, एक दिन में क्वेश्चन आंसर। तो 2 दिन में आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो यही कोशिश हम करते हैं कि 2 दिन मतलब ये जो आपका 4 क्लास में पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं छठ से पहले। उसके बाद फिर आएंगे तो किसी और विषय को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इस तरीका से हम लोग अब थोड़ा थोड़ा दिन का समय लगेगा इसी तरीका से, और सारे विषय को कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, जो है आगे अपना क्रैश कोर्स में फिर इसको रिवीजन करेंगे। फिर से हम लोग शॉर्टकट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक क्लास में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करके हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ, है ना। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है ना। चले, ये चैप्टर पढ़ करके आपको कैसा लगा, लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर को पढ़ करके आप लोगों को कैसा लगा, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।